Celebrating 25th anniversary, we are always number one. Covering Delhi NCR, रोजगार दिलाए बेरोजगारी भगाए। नमस्कार दर्शकों, आज नज़र की इस कड़ी में हम आपको मिलवा रहे हैं जीएसटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सचिन शर्मा से। उन्हें टैक्स प्रोफेशन विरासत में मिला है, जिसे समय के अनुसार उन्होंने आगे बढ़ाया और वे कम उम्र में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक पहचान बनाने में कामयाब हुए। उन्होंने पहले वकालत की, फिर कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री हासिल की और उसके बाद जीएसटी में पीएचडी की। इन्हें अगले सप्ताह दुबई में होने वाले एक कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा जाएगा। एसएसपी टाइम्स के संपादक श्री पवन कुमार जी ने इनसे मुलाकात की और इनकी कामयाबी के सफर को जानना चाहा। आइए सुनते हैं इनकी कामयाबी की कहानी इन्हीं की जुबानी। सचिन जी, हमारे नज़र प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग अपने नज़र प्रोग्राम में हर बार किसी न किसी पर्सनैलिटीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं जो उनकी अचीवमेंट होती है, लेकिन आपकी जो फील्ड है इसमें आज तक नज़र ने कभी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं दिखाया जो फाइनेंशियली किसी को मोटिवेट कर सके। तो जो आपकी अचीवमेंट है पिछले 10 सालों की, उस विषय में हम सीक्वेंस वाइज जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मेरा आपका सवाल रहेगा कि आपने प्राइमरी जो एजुकेशंस थी वो कहाँ ली? मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, मैंने सबसे पहले एलएलबी ऑनर्स किया जयपुर से, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। उसके बाद मैंने एलएलएम किया इंग्लैंड से, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से। उसके साथ साथ मैंने कंपनी सेक्रेटरीज कर लिया था। उसके बाद मैंने पीएचडी किया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, फर्स्ट इन द कंट्री एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द पोर्टल ऑन द पोर्टल। और उसके बाद आज की डेट में मैं पिछले 10 सालों से जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सभी मल्टीनेशनल कंपनीज मेरे पास मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं, बाकी कुछ लोकल क्लाइंट्स भी हैं इन रेवाड़ी के, जिनसे हमारे पुराने संबंध जुड़ते आ रहे हैं। दादाजी ने मेरे प्रैक्टिस स्टार्ट की थी 1930 के दौरान, और तभी से सभी रेवाड़ी के जितने भी अच्छे क्लाइंट्स हैं, बड़े क्लाइंट्स हैं, सभी लोगों को हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और मैक्सिमम मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी नीमराना या बावल, दारोड़ा, मानेसर, गुड़गांव, उनके रिलेटेड प्लांट्स ऑल ओवर द इंडिया हैं, उनको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड सर्विसेज और आपने कैरियर के रूप में इसी लाइन को क्यों चुना? इसके पीछे क्या कारण था कि आप बहुत कम उम्र में, मतलब कि इस लाइन में, टैक्सेशन लाइन में आप आए, जबकि उस लाइन में बहुत कम संभावना? 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि मेरा ये एंसेस्ट्रल प्रोफेशन है। मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया, फिर मेरे फादर, मेरे ताऊजी श्री वी.के. शर्मा जी एंड श्री एस.के. शर्मा एंड श्री आर.के. शर्मा जी ने इसको कंटिन्यू किया। उसके बाद 3rd जनरेशन में मैं हूँ, मेरे ब्रदर हैं, हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस प्रोफेशन को। तो दूसरा कारण ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि एक नया रिजिम है, पूरा इनडायरेक्ट टैक्स को बदल के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में लेके आए हैं, जिसमें 17 तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पहले हुआ करते थे उन सभी को जोड़ के एक टैक्स बना दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो उसको, क्योंकि मेरे को ये हमेशा से इच्छा रहती है कि मैं कुछ नया करके दिखाऊं, तो जबकि क्योंकि वो नया एक रिजिम था, तो उसमें मैंने शुरू से ही, वो आया उससे 1 साल 1.5 साल पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करके मैंने एक गाइड भी बनाई जो कि इंडस्ट्रीज के लिए डायग्रामेटिक फॉर्म की गाइड थी। तो मैंने, इसलिए मेरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता गया और उसको हम आगे बढ़ाते गए। जब जीएसटी लागू हुई थी 2017 के आसपास, जब जीएसटी लागू हुई तो उस वक्त एक हवा सा बना हुआ था जो पब्लिक के बीच में कि जीएसटी आ गया, मतलब एक तरह से तूफान आ गया। तो उसमें कहाँ कमियां रह गई? गवर्नमेंट को लागू करने में कमियां रह गई, या यहाँ के जो बिजनेसमैन थे वो समझ नहीं पाए कि इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? इसमें मैं किसी की, ना गवर्नमेंट की कोई इसमें गलती समझूंगा, ना ही बिजनेसमैन की। एक नया रिजिम, पुराने रिजिम से आप नई चीज में आप एंटर करोगे तो जाहिर सी बात है कुछ तरीके की कठिनाई आपको सामना करने पड़ती ही पड़ती है। तो वो सिर्फ उतनी ही थी, कुछ दिनों की दिक्कतें थी। उसके लिए हमने बहुत सारे सेमिनार्स भी कंडक्ट किए, जिसमें रेवाड़ी ट्रेड के लिए भी की, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सेमिनार्स कंडक्ट किए। उसमें हमारा जितना सहयोग हो सका उनको समझाने के लिए वो पूरा सहयोग दिया। उसके अलावा चाहे वो मेरे क्लाइंट हैं या नहीं है, जिसको भी कभी कोई दिक्कत आई उसने मेरे से पूछा और मैंने उसको
अपनी तरफ से पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश की, जिससे कि इसको हम सक्सेसफुल बना सकें। सरकार के साथ जुड़ के चलना ही अपने लिए अच्छी बात होती है। जब सरकार ने कोई डिसीजन लिया है तो वही डिसीजन को फॉलो करना हमारा कर्तव्य है। तो आपने CS जो कंपनी सेक्रेटरी का जो डिग्री हासिल करी है वो कहाँ से करी, और उसमें और चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपने डिफरेंस क्या है? कि कंपनी सेक्रेटरीज का आप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से ही होता है। दोनों का करिकुलम बिल्कुल सेम है। दोनों ही वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से होता है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से होता है। क्योंकि मेरा लीगल फील्ड है तो लीगल कंपनी सेक्रेटरी का भी जॉब रोल लीगल से रिलेटेड ही ज़्यादा होता है एज पर फाइनेंशियल। मोर ओवर मेरे ऑफिस में और भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं, ऑन जॉब रोल भी हैं और पार्टनर्स भी हैं। सो मुझे लगा कोई यूनिक फील्ड, जैसा मैंने आपको कहा मुझे ये इच्छा रहती है कुछ नया करने का, तो मुझे ये लगा कि मैं कंपनी सेक्रेटरीज करता हूँ, क्योंकि वो कोई भी नहीं है अभी तक मेरे उसमें, तो इसलिए मैंने कंपनी सेक्रेटरीज को चुना चार्टर्ड अकाउंटेंसी के ऊपर। आप GST के मामले में कितनी गहराई तक गए हैं कि किस तरह की समस्या आ जाए किसी बिजनेसमैन को या गवर्नमेंट को, तो आप कहाँ तक उसको सॉल्व करने में एकदम देखिए, मैं सबसे पहले तो गहराई की बात तो ये है कि मैंने तो रिसर्च ही कर दी है इसमें इंडिया में पहली, और मेरा ये कंपैरेटिव स्टडी है। रिसर्च का टॉपिक भी इंडियन GST विद कैनेडियन GST, सिंगापुर GST, न्यूजीलैंड एंड मलेशियन GST। तो उसमें हमने ये पहले तो ये जाना है कि इंडियन GST में क्या क्या दिक्कतें हैं जो कि और सक्सेसफुल कंट्रीज में दिक्कतें नहीं हैं। दूसरा, हमने इसमें बहुत सारे केस लॉज अभी तक मैंने केसेस जीते हैं जिसका जो कि प्रेसिडेंट बन गए हैं, जो कि लोगों के लिए सहयोगदायक हैं, जो कि सपोज रोड साइड चेकिंग के बहुत सारे केसेस जो ऑफिसर्स रोक लेते हैं माल को, तो उसमें हमने हिंदुस्तान का हरियाणा का पहला केस जीता था जिसमें ई-वे बिल ही एक्सपायर्ड था और मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा था, तो उसमें इक्वल टू द टैक्स पेनल्टी जो पहले लगती थी अब वो ट्वाइस द टैक्स पेनल्टी है, वो हमने मात्र 15,000 रुपए की पेनल्टी करवा दी थी स्टार्टिंग में प्रोसीजरल लैप्स के तहत। हाँ, GST में जो इम्प्लीमेंट हुई थी रोज ड्यूरेशन में पेनल्टी का जो सेक्शन था वो थोड़ा सा अटपटा था, उसमें पेनल्टी ज्यादा थी। अब देखिए, पेनल्टी सेक्शन तो वो ही है, लेकिन उसके जो प्रोविजंस हैं, उसकी जो कंडीशंस हैं, वो थोड़ी सी गवर्नमेंट सरल कर रही है। लेकिन जहाँ तक इवेजन ऑफ टैक्स की बात है, उसमें गवर्नमेंट आज भी उतनी ही सतर्क होकर चल रही है, उसमें उतनी ही स्ट्रिक्टनेस है, और बल्कि स्ट्रिक्टनेस उसमें बढ़ी भी है और बढ़नी चाहिए। इवेजन को हमें दूर करना है, अदरवाइज हमारे सरकार को ही लॉस है और सरकार को लॉस है तो हमें लॉस है। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो टोटली एक अकाउंट और टैक्सेशन से संबंधित है। आपके दादाजी भी यही काम किया करते थे और आपके जो ताऊ जी हैं वो भी अच्छे कंसल्टेंट रहे हैं। तो आपने उस टाइम के पीरियड में और अब में क्या डिफरेंस नजर आया? देखिए, उस टाइम सारा काम मैनुअली होता था, तब मैं तो ये कहूँगा कि नॉलेज और रिलेशंस दोनों काम आते थे। अब सब कुछ ऑनलाइन है, अब आप सही हो तो सही हो, सभी के लिए सही हो, आप गलत हो तो गलत हो, उसमें कोई रिलेशन काम नहीं आता, कोई कुछ काम नहीं आ सकता, ना फेस वैल्यू की अब इतनी वो है। अगर आपने वंस यू हैव अपलोडेड योर डेटा ऑन द पोर्टल, इट इज फाइनल फॉर ऑफिसर, ऑफिसर इज ऑल्सो बाउंड, यू आर ऑल्सो बाउंड विद दैट। आपका जो व्यक्तिगत जो एक तरह से डेवलपमेंट है, अचीवमेंट जिसे कहेंगे, तो आपको 2022 में काफ़ी सम्मानित भी किया गया है, फर्स्ट 50 मैनेजमेंट पार्टनर के ऑफ इंडिया के रूप में, और एक लीगल में, 2 चीज़ों में आपको सम्मानित किया है। तो आखिर उस प्लेटफॉर्म तक आप कैसे पहुंचे? देखिए, मैं प्लेटफॉर्म पे तो देखिए सबकी ब्लेसिंग्स से पहुंचा जाता है। मैं मेहनत करता रहता हूं, तो सोशल मीडिया पोर्टल से फोर्ब्स इंडिया ने चूज़ किया था मेरे को, उसके बाद मेरा नॉमिनेशंस हुए थे, उसके बाद मेरे को रिकमेंडेशंस गई थी काफ़ी मेरे क्लाइंट्स की भी और जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो उस बेसिस पे 2021 में फोर्ब्स इंडिया ने मेरे को टॉप 50 मैनेजिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया में चूज़ किया था। फिर 2022 में फोर्ब्स इंडिया ने मुझे टॉप 100 इंडिविजुअल लॉयर्स ऑफ इंडिया में चूज़ किया। उसके अलावा मेरे को मेरी फर्म को टॉप 50 लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया में चूज़ किया गया। और 2023 में अभी रिसेंटली मेरे को जो कि संभावना है, मेरे को अभी एक और अवार्ड मिलने की संभावना है जिसमें टॉप मैनेजिंग पार्टनर्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो ये अब तक की आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रहेगी। आप एक चीज़ बताएंगे कि
जो फॉरेन पॉलिसीज हैं जीएसटी की, जो दूसरी कंट्रीज में जो लागू हैं और हमारी कंट्रीज में है, तो उसमें डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? उसमें डिफरेंस ये है कि जो हमारे यहाँ पे स्टेट वर्सेस सेंटर का जो डिफरेंशिएशन है वो सबसे बड़ी दिक्कत है। स्टेट को भी कुछ पावर्स दी गई हैं, तो स्टेट की कंसेंसस सेंटर को नहीं मिलती, सेंटर की कंसेंसस स्टेट को नहीं मिलती। उस वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी चीज़ों में अभी भी लैकिंग है। काफ़ी ऐसे मेरे क्लाइंट हैं जिनको स्टेट डिपार्टमेंट भी नोटिस दे देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी नोटिस दे रहा है। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कम्युनिकेट किससे करना है और कहाँ तक करना है, तो उनके लिए उसको लेके उनको एक मैन पावर और एक कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। उनको या तो कोई कंसल्टेंट हायर करना पड़ता है या एक परमानेंट बंदा रखना पड़ रहा है, जिसके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट को हमने भी सुझाव दिए हैं, गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रही है और जल्दी ही इस पर भी कोई ना कोई सुझाव के तहत कोई ना कोई सॉल्यूशन के साथ गवर्नमेंट आएंगी कि लोगों को परेशानी कम से कम हो। देखो, नया एक लॉ बना है तो उसमें टाइम तो लगता है ठीक होने में, बट कुछ ही समय में हर चीज़ स्मूथ हो जाती है, तो ये भी संभावना है कि स्मूथ हो जाएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, अगर एक तरफ कोई दिक्कत आ रही है तो दूसरी तरफ फायदे भी बहुत हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में बहुत सारे जो पहले हमारे को कॉस्ट बनती थी वो इनपुट मिलने लग गया है, तो वो जब इनपुट मिल जाता है तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स कम हो गई है, वो हम कस्टमर के आगे पास ऑन कर सकते हैं, तो उसको भी बेनिफिट है। तो अल्टीमेटली पब्लिक को इस तरह से बेनिफिट भी प्राप्त होता है। अब जैसे जीएसटी में वेरिएशंस हैं, एक तो गुड्स के अकॉर्डिंगली भी वेरिएशन है और सेकंड थिंग है कि स्टेट जीएसटी और इंडिया जीएसटी जो हम अलग अलग है, तो एक यूनिक जीएसटी हो सकती है कि स्टैंडर्ड जीएसटी की भाई इंडिया लेवल पे एक ही हो अकॉर्डिंग टू प्राइस ऑल्सो, और जो जीएसटी का स्टेट वाइज जो डिफरेंस है? देखिए, प्राइस तो स्लैब रेट्स डिवाइडेड हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो उसमें स्लैब्स तो डालने पड़ेंगे। जहाँ छोटी कंट्री होती है वहाँ तो हम नॉर्मल स्लैब एक कम रेट ऑफ टैक्स का हो सकता है, बट हिंदुस्तान क्योंकि बड़ी कंट्री है उसमें अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं, हर तरीके के लोग हैं, किसी की बेसिक नेसेसिटी कुछ और है, किसी की कुछ और है, किसी को लग्जरी ही चाहिए, तो उस हिसाब से डिवाइडेड है। लेकिन यस, स्टेट और सेंटर का इसमें कंसेंसस बिठाना वो तो गवर्नमेंट को ही पड़ेगा कि अगर वो सिंगल जीएसटी कर दें, बट उसमें ये है कि फिर स्टेट को उसका रेवेन्यू लॉस है, क्योंकि हिंदुस्तान स्टेट और सेंटर में डिवाइडेड है। नहीं, स्टेट का ऐसा नहीं हो सकता सेंटर उनको पे करे, सपोज परसेंटेज डिसाइड होता है, मान लो 50-50 कॉम्पनसेशन दिया हुआ है सेंटर ने उनको, फिर भी उससे पूरा नहीं होता, क्योंकि पहले वैट में स्टेट को मिलता था 13.125 हायर रेट ऑफ टैक्स, और जीएसटी में उनको अगर मिलता है तो हाईएस्ट 14% या 9% मिलता है, जो 14% वाले गुड्स बहुत ही मिनिमल हैं। पहले स्टेट को 13.125 में मैक्सिमम गुड्स फॉल करते थे, तो स्टेट का रेवेन्यू लॉस होता है, तो गवर्नमेंट ने एक कंपनसेशन सेस जो लगाते हैं वो कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टेट को कमिटमेंट शुरू से ही है, तभी स्टेट कंसेंसस बैठी थी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू करने के लिए। लेकिन यस, रेट ऑफ टैक्स कम हो सकता है अगर लिकर और पेट्रोलियम को भी हम जीएसटी में इंक्लूड कर देंगे, तो रेट ऑफ टैक्स ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में इफेक्ट पड़ेगा। रेट ऑफ टैक्स हमारे ओवरऑल गुड्स, सभी गुड्स पे कम कर सकते हैं अगर, क्योंकि लिकर और आपका पेट्रोलियम बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है रेवेन्यू जनरेशन में, तो अगर उसको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में सब्स्यूम कर देंगे तो रेट ऑफ टैक्स कम होने के काफ़ी संभावना है। तो आप गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे और पब्लिक को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंस है, गवर्नमेंट को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट का सजेशन तो ये है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी उस पर काम कर रही है, और हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि और फोकस करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। जो हम बोल रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो गवर्नमेंट फोकस तो कर रही है, बट अभी तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। इंडस्ट्री को लेके तो हो गया है, लेकिन लोकल क्लाइंट्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनका कॉम्प्लाइंस बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक कम कर भी दिया है, बट अभी और थोड़े से रिक्वायरमेंट है। और पब्लिक को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल भी ये नहीं सोचें कि हमें टैक्स कहाँ बचाना है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा कंज्यूमर से लिया जाता है, आपकी जेब से नहीं जाता। आप इनपुट ले लेते हैं और कंज्यूमर को उसको पे करना पड़ता है, और कंज्यूमर कोई भी मना नहीं करता है देने के लिए, तो उसको सरकार के टैक्स को सरकार को ही दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को पे करने की इंटेंशन रखें, टैक्स को बचाने की इंटेंशन नहीं रखें। आपको अभी नियर फ्यूचर में विद इन वीक और 2 वीक में आपको एक इंटरनेशनल अवार्ड से और सम्मानित किया जा रहा है,
तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टॉप मैनेजमेंट पार्टनर अवार्ड जो आपको लंदन में मेरे ख्याल से शायद मिलेगा, दुबई में मिलेगा, दुबई में मिलेगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खुशी तो जाहिर सी बात है होती ही है, लेकिन ये सभी बड़े लोगों की और ब्लेसिंग्स हैं, दादाजी, ताऊजी, पापा और मेरे पेरेंट्स की, उनका हमेशा सपोर्ट रहा है, उन्हीं की वजह से आज हूँ जो कुछ हो। तो बस देखते हैं, उस अवार्ड को लेने के लिए प्लान है दुबई जाने का। सो आई एम होपफुल कि अच्छा अवार्ड सेरेमनी होगा और इसी तरह से और अवार्ड्स मिलते रहेंगे आप लोगों के सहयोग से। आपका जो ये इंटरव्यू है, लगभग 1000 HR मैनेजर्स हैं जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या ऑनर हैं, उनसे भी ज़्यादा लोगों के पास ही आपकी जो है ये इंटरव्यू जाएगा, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे उनके लिए मतलब सपोर्टेबल? देखिए, आप कभी भी, मेरा एक ऑफिस रेवाड़ी में है, एक गुड़गांव में ऑफिस है, उसके अलावा जयपुर और दिल्ली में ऑफिस है। तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आपको मेरी वेबसाइट है ksvtax.com, वहाँ से मिल जाएंगी। कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, चाहे आप मेरे क्लाइंट हैं या नहीं है, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट एनी टाइम, एनी वे, एज मच एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दर्शकों, आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवं लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।